हेमंत जी, शुरुआत मैं आपसे करूं क्योंकि बात हम किसानों की करें और आप उसी जगह से आते हैं और जहां पर ये सब कुछ हो रहा है बहुत करीब से आपने देखा है, तमाम अपडेट्स भी आपको मिल रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया किसानों को और राहुल गांधी का जो इशू है उसको लेकर, फिर राजन जी आपके पास आ रही। देखिए बुशरा जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शकों को। आज की जो सूरत हाल है, जो किसानों के साथ आज जो शंभू बॉर्डर पे किया गया है, वो ऐसी चीज की गई है जिसपे पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि ये शर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इसलिए हम इनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हकीकत क्या है कि किसान लगभग 10 महीने से 13 फरवरी से लेकर अब तक शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ने शंभू बॉर्डर को बंद कर रखा है। हकीकत ये है, हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है और नाम किसानों का लिया जा रहा है। अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आज वो निकले वहां से। आपको पता है वहां पर बॉर्डर की क्या स्थिति है? इतनी भयंकर सुरक्षा, ऐसे सुरक्षा इंतजाम भारत चाइना और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भी नहीं है। जिस तरीके की व्यवस्था वहां की गई है, सड़कों पर दीवार बना करके, सड़कों के अंदर किले और नश्तर गाड़ करके, आज भी आप देख सकते हैं, और सड़कों पर कटीले तार लगा करके। इसके बावजूद किसानों ने जो शांतिपूर्ण उनका आंदोलन चल रहा है लगातार एक तरफ बैठ करके, उनका पूर्व घोषित कार्यक्रम था आज दिल्ली कूच का। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख के मतलब सुपर मुख्यमंत्री हरियाणा के, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र के बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था, आपको याद है? कि अगर किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली में जाना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आज 101 किसानों का पहला जत्था बिना किसी ट्रैक्टर ट्रॉली के शांतिपूर्ण ढंग से पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक चला वहां से, सिंधु बॉर्डर से। और जब उन्होंने जो सारे तार लगा रखे थे कैटिलेर, उनको हटाते हुए जब वो आगे बढ़े और 2 नाके उन्होंने तोड़ दिए चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से, उसके बाद हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर उनके ऊपर अश्रु गैस छोड़ी। एक वो जो पेपर साल्ट होता है वो उनके ऊपर फेंका गया, मिर्च का पाउडर जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद अंदर 7 किसान घायल हो गए। और आपके यहाँ लेटेस्ट ब्रेकिंग खबर बता दूं सारे दर्शकों के उसके लिए, कि किसानों के जो नेता हैं स्वर्ण सिंह पधेर, जो वहां पर बैठे हुए लगातार अनशन पर, उन्होंने अपने घायल किसानों की हालत को देखते हुए 2.5 घंटे की जद्दोजहद हुई ये सारी, जब वो चले वहां से और उसके ऊपर अश्रु गैस हुआ और 7 लोग घायल हुए। उसके बाद उन्होंने अपना जो दिल्ली कूच का जो कार्यक्रम था, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है अगले फैसले तक। ये आपके दर्शकों के लिए बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। किसानों की मांगे हैं, किसानों के सरकार साथ केंद्र सरकार ने वादा खिलाफी की। 378 दिन जब वो बैठे थे, सरकार ने वायदा किया, सुप्रीम कोर्ट भी बीच में आ गया, सारा हो गया, बात वहीं की वहीं खड़ी है। और आज भी जब देखा कि हरियाणा पुलिस नहीं मानेगी, किसानों ने आगे हाथ बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम फिलहाल स्थगित कर देते हैं। लेकिन हरियाणा पुलिस पीछे नहीं हटी। तो हरियाणा पुलिस तो कोई चीज है नहीं, उसके ऊपर तो केंद्रीय और राज्य स्टेट गवर्नमेंट का सारा ये राजनीतिक दबाव है। किसान देश का अन्नदाता दूसरी बार लगातार लगभग 10 महीने से बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और केंद्र सरकार ने आज तक उनसे इनिशियल बातचीत करने के लिए भी कि भाई आपका कष्ट क्या है, क्योंकि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। संसद के अंदर क्या कहते हैं शिवराज चौहान जी, कि हमने तो आपको समर्थन मूल्य दे दिया। हरियाणा में क्या कहते हैं कि हरियाणा के अंदर हमने 24 फसलों का एमएसपी दे दिया है। उनसे कोई भले लोगों से ये पूछे कि हरियाणा में 24 फसलें होती भी है क्या? लेकिन एक प्रोपगेंडा है। और जो आम आदमी है उसको उसके किसान के खिलाफ खड़ा कर, देखिए सड़क बंद कर रखी है। आम आदमी लाभार्थी बना दिया गया है, उसको अकल ही नहीं छोड़ी उसके अंदर। क्योंकि सारा मीडिया जिस तरीके की जो चीजें हैं, नैरेटिव है, उसमें आम आदमी बेचारा, आम आदमी बिना किसान कर दिया है। जो अन्नदाता हमारा पेट भरता है, इस प्रोपगेंडा तंत्र ने उसको हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। ये हालत कर दी इस प्रोपगेंडा तंत्र ने। सड़क किसने बंद की? सरकार ने, हरियाणा सरकार ने। हाईकोर्ट ने कहा खोलिए, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और कह क्या रहे हैं कि किसानों ने बंद कर रखी है। और किसी को इतनी समझ नहीं है कि जाकर के मौके पे देख तो नहीं, कम से कम पूरा प्रचार तंत्र उस काम में लगा हुआ है। और इसी का परिणाम आपने हरियाणा के चुनाव में भी देखा। वहां पर भी वर्टिकल डिवीजन, किसान बनाम शहरी कर दिया, ग्रामीण बनाम शहरी, जहां जो बनाम जो कर सकते हैं वो इन्होंने अपना यूएसपी बढ़ा लिया है। ये किसान 378 दिन पहले दिल्ली में बैठे रहे थे, आपको ध्यान होगा। तब भी वो नश्तर और जी। वो किले और वो सारी चीजें। आप ये देखिए, आज की तारीख में इस देश में मस्त कौन है? मैं जिस बात से हैरान हूं बुशरा जी, इस देश में 2 आदमी मस्त है, एक मोदी और एक अडानी। उसके अलावा सारा देश पस्त है। चाहे संसद में विपक्ष हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे कितने बड़े से बड़े मामले हो, घपले हो, घोटाले हो, कोई पूछने वाला नहीं।
मोदी अडानी मस्त, बाकी देश पस्त। आज इस देश की सूरत ये बना दी है। आज आपने पार्लियामेंट का हाल देखा। इनको ये पता है कि संसद के अंदर कोई भी मुद्दा गर्म ना हो, इसके लिए कोई ना कोई सीन क्रिएट करके रखो। कभी संभल हो जाता है। आज ये किसानों का नया रगड़ा छेड़ दिया वहां पर। अरे जब किसान शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आ जाइए, तो आपको परेशानी क्या है? अडानी का कथित तौर पर अमेरिका के अंदर इंडाइटमेंट हुआ कि हिंदुस्तान में उन्होंने कथित तौर पर 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। ये इंडाइटमेंट हुआ, टू कोर्ट हो रखा है, सारी बात है, उसके अंदर वारंट हो रखे हैं। दिल्ली में संसद में एक अभिषेक मनु सिंघवी नाम के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के, तेलंगाना से आते हैं। कथित तौर पर उनकी सीट के नीचे 50,000 रुपए। आपको पता है हर साल कितना इनकम टैक्स देते हैं अभिषेक मनु सिंघवी? ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट टैक्स पेयर्स, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, वन ऑफ द रिचेस्ट, हंड्रेड्स ऑफ करोड़। और ये कहा, चेयर ने ये कहा कि सफाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे 50,000, मतलब 50,000 रुपए नोटों की गड्डी मिली है। कहां 2,000 करोड़ रुपए, कहां 50,000 रुपए, और उसके ऊपर हंगामा हो गया। और पर्पस क्या है कि संसद ना चल पड़े। पर्पस क्या है? अडानी का जिक्र ना हो जाए। पर्पस क्या है कि मणिपुर का जिक्र ना हो जाए। कोई भी वाजिब सवाल के ऊपर कोई चर्चा ना हो जाए। सारे का सारा एजेंडा यहां पर टिक गया है। और जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, बहुत ही दुखद स्थिति कि जो भी सवाल पूछे वही देशद्रोही है, वही गद्दार है। मैं तो मुशरा जी एक बहुत साधारण एक नागरिक के नाते एक सवाल पूछ रहा हूं कि मोदी जी से ताकतवर, सब घोषित तौर पर आज की तारीख में कोई ताकतवर आदमी उनसे तो है नहीं ना दुनिया में, खुद ही कहते हैं 56 इंच का सीना है, सारी चीजें हैं। अगर एक गद्दार आदमी तुम्हारे रहते हुए विपक्ष का नेता बन गया, देशद्रोही, तो आपको उसको अरेस्ट करने में कहां परेशानी है? कोई दिक्कत है क्या? आप करिए अरेस्ट उनको। आपने कहा कल, आपका क्या है वो, आपका जो झूठ का बहुत बड़ा भंडार है, जो मेंबर पार्लियामेंट बन के आया उड़ीसा से, क्या, संबित पात्रा, वो संबित श्रीमान जी पात्रा। कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक त्रिकोण बन गया है। एक उसमें जॉर्ज सोरोस है, एक राहुल गांधी है, एक वो जो ओसीसीआरपी है। अगर ये तीनों लोगों का ये हो गया है, तो ये तीनों बाहर क्यों हैं? दिल्ली को, अमेरिका के साथ आपकी संधि है, प्रत्यर्पण संधि है, उसको भी घसीट के लाई आप। आपने पहले घसीट के लाए ना, जितने भी गुजराती पैसे लेके भागे हैं मोदी जी के मित्र, मेहुल भाई और तमाम, उनको घसीट के ले आए ना मोदी जी, पता ही होगा आपको। स्विस बैंकों के खाते खोल के लाने थे, और वो मस्जिदें खोद रहे हैं। ये है इनकी स्थिति। और जो अपने क्या नाम थे, दाऊद इब्राहिम को घसीट के लाए, उसी तरीके से जॉर्ज सोरोस को आपका दोस्त ट्रंप बन गया हमारा राष्ट्रपति। बाइडन इज ऑल्सो योर फ्रेंड, माई फ्रेंड बाइडन। तो उनको घसीट के लाइए ना जॉर्ज सोरोस को, ओसीसीआरपी को भी अंदर कीजिए, और लीडर अपोजिशन को भी करिए, तब मानेंगे आपकी छाती है। वरना ये लफाजी आप क्यों कर रहे हैं बैठ के? संसद में विपक्ष के नेता का पद एक संवैधानिक पद है। अगर उसके खिलाफ आपके पास एक अंश मात्र भी कागज होता, तो क्या आपको लगता है बुशरा जी कि उनको पिछले साल मानहानि के केस में संसद से डिस्क्वालीफाई करना पड़ता? लगता है आपको? ये हम्म। उनको कभी बाहर ना आने देते। पूरे का पूरा तंत्र जिस तरीके से अडानी की शरण में आज नतमस्तक है। आप देखिए, अडानी के ऊपर जब इंडाइटमेंट हुई अमेरिका के अंदर, उनका बयान बाद में आया। उससे पहले कौन शुरू हो गया? पूरा मोदी जी का इकोसिस्टम, पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके डिफेंस में आ गई। अगर आप टाइमलाइंस देखेंगे, बीजेपी ने पहले डिफेंड किया, अडानी ने खुद को बाद में डिफेंड किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जिस तरीके से उनके सांसद संसद के अंदर और संसद के बाहर संबित पात्रा टाइप के लोग विपक्ष के जी। नेता के बारे में जिस तरीके के आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं, चेयर उनको परमिट करती है, सारे कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए। इसके बाद एक बात बड़ी साफ है, अडानी इज इंडिया एंड इंडिया इज अडानी एंड बीजेपी इज ऑल्सो अडानी। अगर सही हम्म। मायनों में पूछे आप, वो त्रिकोण इधर नहीं है, वो त्रिकोण कहीं और है। उसके एक पिरामिड पे अडानी खड़े हैं, दूसरे पे मोदी खड़े हैं, और तीसरे पे बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, जो एक लोकतांत्रिक देश में होते हुए कोई जवाबदेही नहीं रखना चाहती, ना देश के प्रति, ना संसद के प्रति, ना अपने निर्वाचकों के प्रति। और पूरे देश को इस इकोसिस्टम ने ऑफ द अडानी, फॉर द अडानी, बाय द अडानी बना दिया है। ये जो स्थिति है, इसमें कोई किसान मरे, फायरिंग हो, घायल हो, कैंसर का मरीज अनशन पे बैठा हुआ है, पंदेर जो है, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको मतलब ये है कि एक इवेंट क्रिएट रहे, देश गर्म रहे, कुछ न कुछ होता रहे, केवल इनसे सवाल ना पूछे जाए। और इनकी हम्म। कीर्तन मंडली बाकी सब चंगासी एंश्योर करने में लगी हुई है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बाकी जितने भी तंत्र हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो,
किसी को कोई मतलब नहीं है। आप ये सोचिए कि जो अपने झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनको एक जमीन के मामले में, और जो जमीन उनकी थी भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया, जिसके ऊपर उनको ईडी जी। ने फंसाया, उसको तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री को नजर दे दिया आपने। वो कितने दिनों तक अंदर रहे। और जिस व्यक्ति के ऊपर अमेरिका की एफबीआई ने जांच करके कागजों के साथ, सबूत के साथ इंडाइटमेंट फाइल कर दिया, उसको आपकी रेगुलेटरी एजेंसी से भी, फॉरगेट अबाउट प्रोसिक्यूटिंग हिम, उसको शोकॉज नोटिस भी नहीं देती कि कारण तो पूछ ले भैया क्या है ये। तो आपका देश तो यहां खड़ा हुआ है, आप बात लोकतंत्र की कर रहे हैं। तो इसके ऊपर तो केवल और केवल पूरे देश की जनता पर और इस देश के लोकतंत्र पर रहम किया जा सकता है। इस पे गर्व करने वाली स्थिति मुझे लगता है खत्म कर दी है इन लोगों ने। जो सवाल पूछे जी। उसके गद्दार बताए। देखिए बुशरा जी, एक नई टर्म है, अगर दर्शकों के लिए अगर आप कहना चाहें तो, बेसिकली हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेसी के तौर पे पहचाना जाता है। और पिछले दिनों जो आया कि हमें इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की तरफ तो डाउनग्रेड हो ही गए थे। एक बहुत ही नई टर्म है जिसको बहुत थोड़े लोग समझते हैं। मेरे को बड़े भारी मन से कहना पड़ता है कि आज हिंदुस्तान कैकिस्टोक्रेसी की तरफ बढ़ गया है। ये नया शब्द है, एरिस्टोक्रेसी का विपरीत है। और कैकिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है कि एक ऐसा समाज जिसका शासन सबसे बुरे और नाकाबिल लोगों के हाथ में हो। तो हिंदुस्तान में आज हकीकत यहां खड़ी हुई है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, एक ये पूरा पैटर्न आप देखिए। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का चुना जाना एक खास तरह की चीज, जिसको सबको पता है कि इज ए मैवरिक, इज ए mercurial कैरेक्टर, इज देयर। इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या क्या कहा है। युद्ध युद्ध का और जीनोसाइड के कितने किस तरह के आरोप है। अभी आप फ्रांस के अंदर देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी आप दक्षिण कोरिया के अंदर देख लीजिए आप क्या हो रहा है। तो हम कहीं उसी पैटर्न का हिस्सा तो नहीं हो गए हैं। जो एक राइट विंग का उभार है वो तो एक अपनी जगह पे है। और जो आपने अरविंद केजरीवाल की बात कही, अरविंद केजरीवाल ग्रास रूटेड लीडर क्यों है, आज की घटना वो बताती है। ये जो आज उन्होंने बताया है, क्या हरियाणा के लोगों को नहीं पता था ये? क्या ये महाराष्ट्र के लोगों को नहीं पता था? क्या ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों को नहीं पता था? सबको पता था। और बीजेपी का ये पैटर्न हर जगह लागू किया गया है। और इसीलिए आप देखिए, ये नया पैटर्न है, ये राजीव कुमार का केयर ऑफ पैटर्न है। इसमें ये सारे काम किए जाते हैं, नई फर्जी वोट जोड़ी जाती हैं। और जो ये इस पूरे देश का जो अर्जित लोकतंत्र है, जो मैं कहता हूं बार बार, उसका हत्यारा अगर मीडिया है, गोदी मीडिया, तो उतना ही हत्यारा ये पन्ना प्रमुख है। ये मत बोलिए आप, पन्ना प्रमुख आजकल पे किए जाते हैं रेगुलरली। हरियाणा का रोहतक का एक बैंक ऑफिसर ने मुझे बताया कि चुनाव के बाद एक बैंक में 9.5 करोड़ रुपए आए पन्ना प्रमुखों के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, एक डिस्ट्रिक्ट 9.5 करोड़ रुपए इन वन टाइम। तो ये पन्ना प्रमुख कर क्या रहे हैं? ये सारा पैटर्न मध्य प्रदेश से शुरू हुआ था। ये क्या है, इनको एक पन्ने पे जितने भी नाम होते हैं, 100, 150, 50, 100 भी जो भी है, इनको उस पूरे मोहल्ले की जिम्मेवारी होती है। उनको हर तरीके से ये पता होता है कि ये मुझे वोट देगा, ये नहीं देगा। वो चुपचाप चुनाव आयोग की मिलीभगत के साथ उन सारे नामों को उड़वा देते हैं एक पक्ष, और उसमें फर्जी नाम जुड़वा देते। जैसे आपने महाराष्ट्र के कॉलेज का नाम देखा कि सारे स्टूडेंट रहने वाले कहीं और के थे, उनको मराठी आती भी नहीं थी, और उन सबको वहां का वोटर बना दिया गया एक पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी में, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये दूसरा। तीसरा, डेटा मैनिपुलेशन। चौथा, मनी मैनिपुलेशन। पांचवा, एजेंसीज का मैनिपुलेशन। छठा, नेताओं के साथ जो ये एजेंसी के पीछे लगाते हैं, कमलनाथ के साथ जो कुछ किया था, या बाकी जिन राज्यों में जो करते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन में आओ, नहीं तो तुम्हारा जो कुछ भी करेंगे। वो सारा एक डेमोक्रेसी जिसको आप कहते थे, ये डेमोक्रेसी का पैटर्न तो नहीं। और इसीलिए आपने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, तिवारी जी बैठे हैं, सीनियर आदमी, ये बताएंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र, ये इतने सारे राज्य इन्होंने जीते। किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर पे कोई सेलिब्रेशन देखा गया क्या? किसी कंस्टिट्यूंसी में सेलिब्रेशन देखा गया क्या? जब आप स्वतः स्फूर्त जीत अर्जित करते हैं लोकतंत्र के अंदर, तो लोगों का एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, वो सड़कों पर आते हैं, नाचते गाते। डेमोक्रेसी इज ए फेस्टिवल है। नाउअडेज डेमोक्रेसी इज ए शॉकर। और महाराष्ट्र में भी हरियाणा वाला हो गया। हरियाणा में मुख्यमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहा है काउंटिंग से पहले, कि छत्तीसगढ़ के मॉडल पे जीतेंगे। प्रधानमंत्री जाते हैं वहां महाराष्ट्र, वो कहते हैं हरियाणा के मॉडल पे जीतेंगे। और वो मॉडल क्या है, वो केजरीवाल ने बताया आज। तो ये केजरीवाल इनका एंटीडोट क्यों है?
क्योंकि केजरीवाल फर्मली फुटेड है, उसका जमीन पर कान है। हालांकि एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, आई नेवर एग्री विद हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। पूरी दिल्ली का सत्यानाश हुआ पड़ा है, किसी सड़क पर निकल जाइए आप, मतलब आप पैदल भी नहीं जा सकते, हाईवेज की हालत बता रहा हूं मैं आपको। उसके बावजूद भी ही इज अलर्ट। उसने भी एक खास तरह का लाभार्थी वर्ग घोषित पैदा कर दिया है वहां पर, जो किसी भी सूरत में उसी को वोट देगा। दिल्ली में झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले, फलाने वाले, क्योंकि वो मुफ्तखोरी की जो कल्चर जो मोदी जी पैदा कर रहे हैं, 81 करोड़ लोगों को अनाज देके। कौन से 81 करोड़ लोग आपसे अनाज मांग रहे थे? वो तो काम मांग रहे हैं, आप काम दे दीजिए उनको। आपको हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, बता दीजिए कितने दिए। तो वही सारा नैरेटिव, क्योंकि जो उसने किया है केजरीवाल ने वहां, उसने आज बहुत बड़ा एक्सपोजर किया है। ये सारी बातें इन नेताओं को, हरियाणा वालों को भी पता थी। हरियाणा के नेता अब गाते फिर रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी कट गई, इतनी कट गई। पहले कहां थे तुम? पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में नाचते फिर रहे थे कि कांग्रेस की टिकट मिल जाए और विधानसभा का पास है। हरियाणा अगर कुछ परिणाम अगर कांग्रेस ने तमीज से लड़ा होता तो महाराष्ट्र की हालत थोड़ी होती, अगर उनके जमीन पे कान होते तो ये उसके तमाम कारण होंगे। ऐसा नहीं है कि जी। कोई एक इंडिविजुअल या दो इंडिविजुअल जिम्मेदार है, पूरा आपका इकोसिस्टम जिम्मेदार है कि यू टेक थिंग्स सो कैजुअली। और केजरीवाल के लिए दिल्ली सर्वाइवल का सवाल है, इसलिए उसने पहली ही पल्स वहां पकड़ी, वेरी थॉट्स देम। और इसमें हजारों हजार वोट मिलेंगे आपको जिसमें कटवाए होंगे इन्होंने। खेल क्या करते जी। हैं, जो पता है पक्का कि बुशराज तो मुझे वोट नहीं देगा, हेमंत अत्री तो मुझे वोट नहीं देगा, उसकी टिकट, उसकी जो वोट है उसके पूरे परिवार की कटती है। और आपको जानकर अचंभा होगा, जब भी कोई चुनाव आता है हरियाणा में, मैं आखिरी दिन तक हर रोज एक बार चुनाव जरूर वो करता हूं, वोटर लिस्ट चेक, कि हमारा नंबर आ चुका है कि नहीं। तो हम बचे हुए हैं अभी तक। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पन्ना प्रमुख है, ये पन्ना प्रमुख इस देश के लोकतंत्र की ऑबिचुरी लिखने में लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरदस्त के तहत। और ये चुनाव आयोग उसमें हैंड इन ग्लव है, और वो भी इक्वली हत्यारा है हमारे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का। तो केजरीवाल ने टू दैट एक्सटेंट ठीक किया है कि इनको एक्सपोज जी। किया, और सारी स्टेट्स जहां जहां चुनाव होना है वहीं ये पैटर्न लागू होता है। बेहतर हो कि चाहे वो रीजनल पार्टियां हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, जो भी बीजेपी के अपोनेंट है, उनको इस पर काम करना चाहिए पहले से। एंड दे शुड कीप ए हॉक आई ऑन दिस, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, व्हाट द वे दे मैनिपुलेट इट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस पर नजर रखी जानी चाहिए।